सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एंजाइम? एंजाइम होते क्या है? तो ऐसे प्रोटीन्स जो कि किसी रिएक्शन का रेट बढ़ा सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं। बेसिकली कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसे अपन कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कोई सबस्ट्रेट है, उसको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी कम कर देता है एंजाइम। वो एनर्जी कम कर देगा तो कम एनर्जी में अपना काम हो पाएगा, तो बेसिकली अपना ज़्यादा काम हो पाएगा, ज़्यादा जल्दी अपना काम हो पाएगा। तो बस यही काम होता है एंजाइम का कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। कोई रिएक्शन अगर 10 मिनट में हो रही होगी तो वो 1 मिनट में ही हो जाएगी। अब एंजाइम होते क्या है? प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे ऐसे प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन होते हैं, ऑब्वियसली प्रोटीन माइक्रोमॉलिक्यूल्स में आते हैं, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। एंड बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। जिन्हें बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर नहीं पढ़ा है, इस चैप्टर का सबसे पहला ही टॉपिक होता है एसिड सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल पूल। तो सॉल्युबल पूल वो होता है जो कि बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका वेट, मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। एंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट इससे ज़्यादा होता है वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आते हैं एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। तो जब चैप्टर पढ़ोगे तो सबसे पहले यही एक्सप्लेन किया जाएगा, व्हाट इज़ मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड व्हाट इज़ माइक्रोमॉलिक्यूल्स। सारे एंजाइम जो है वो प्रोटीन नहीं होते हैं। देर आर सम एक्सेप्शन, जैसे राइबोन्यूक्लियस पी एंड राइबोसाइम, जो कि प्रोटीन नहीं होते हैं, आरएनए होते हैं, एक्ट एज अ विच एक्ट एज अ प्रोटीन, सॉरी आरएनए होते हैं विच एक्ट एज एंजाइम। देन एंजाइम की डिस्कवरी किसने करी थी? तो एडवर्ड बुशनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिनने एंजाइम की डिस्कवरी करी थी। एंड ये डिस्कवरी सेरेंडिपिटी डिस्कवरी थी, यानी कि बाय चांस डिस्कवरी हो गई। ये जो साइंटिस्ट है, ये वर्क ईस्ट पे कर रहे थे एंड सडनली इनने नोटिस किया एंड एंजाइम की डिस्कवरी वहाँ से हुई। एंजाइम का नॉमेनक्लेचर अगर देखें तो अपन को इतना तो पता है कि किसी भी एंजाइम में लास्ट में अपन एज यूज़ करते हैं, जिससे अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर चीज़ के लास्ट में अगर एज लिखा है तो ये किसी टाइप का एंजाइम होगा। बट हर एंजाइम के लास्ट में तो एज नहीं होता, हर एंजाइम के लास्ट में तो एज नहीं लगा सकते। कुछ एंजाइम का नाम सोर्स बेस होता है, हर एंजाइम का नाम अपन सोर्स के बेसिस पे भी नहीं रख सकते। जैसे मान लो कोई एंजाइम किसी पर्टिकुलर फ्रूट से मिला, अब उस फ्रूट को हिंदी में कुछ और कहते हैं, मलयाली में कुछ और कहते हैं, तेलुगु में कुछ और कहते हैं, इंग्लिश में कुछ और कहते हैं। तो हर कोई अपना अलग अलग एंजाइम का नाम अपना अलग अलग रख देगा, तो यार ऐसे भी काम नहीं चल रहा। फंक्शन के बेस पे भी अपन एंजाइम का नाम रख सकते हैं, तो हर एंजाइम का नाम फंक्शन के बेस पे भी नहीं होता। तो एक स्टैंडर्ड नाम अपन क्या रख सकते हैं एंजाइम का? एक स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर दिया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने, जिनने हर एंजाइम को एक ईसी नंबर यानी एंजाइम कमीशन नंबर प्रोवाइड किया। बेसिकली हर एक एंजाइम को 4 नंबर ऐसे दिए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर का मीनिंग होता है उस एंजाइम का, फर्स्ट नंबर जो है वो उस एंजाइम की क्लास बताता है। तो एंजाइम को भी 6 क्लासेस में बांटा गया है, अपन अभी वो भी पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर जो है वो सब क्लास बताता है, थर्ड नंबर सब डिविजन बताता है एंड फोर्थ नंबर रिएक्शन कैटेलाइज्ड बताता है। अपन को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, अपन को सिर्फ क्लासेस पढ़नी है। तो कौन सी होती है वो 6 क्लासेस एंजाइम की? पहली क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज, वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का की रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कैटालेज हो गया, परऑक्सीडेज हो गया, डिहाइड्रोजनेज हो गया। दूसरी क्लास है एंजाइम की ट्रांसफरेज, वो एंजाइम जो कुछ पर्टिकुलर चीज़ ट्रांसफ़र करवा रहे हैं एक से दूसरे में। जैसे मान लो ए और बी सबस्ट्रेट है कोई, अब ए के पास मान लो कोई ग्रुप है जी, अब ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, इस ए का ये जो ग्रुप है ये बी के पास ट्रांसफ़र करवा देगा। ऐसे वर्क करता है ट्रांसफरेज एंजाइम। इसके एग्जांपल देख लो, ट्रांस एल्डोलेज, काइनेजेस, ट्रांस कीटोलेजेस। ये जितने भी एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ये आपके पूरे 11th-12th में कहीं ना कहीं दिए हुए हैं किसी न किसी चैप्टर में। तो अगर आपको याद नहीं भी हो रहे तो भी कोई बात नहीं, बहुत सारे तरह से नाम से ही क्लियर है। एंड जब आप पढ़ोगे बायोलॉजी में तो आपको पढ़ते पढ़ते अपने आप ही याद हो जाएंगे। और अगर नहीं भी हो रहे तो भी ध्यान रखो कि ट्रांसफरेज है तो इसका काम क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज है तो इसका काम क्या है। ऐसे थर्ड क्लास है हाइड्रोलिसिस, ये एंजाइम क्या करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में किसी चीज़ का ब्रेक डाउन करवाते हैं। जैसे अपने जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, सारे वाटर के प्रेजेंस में अपना फूड ब्रेक डाउन करते हैं
फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, प्रोटीज हो गया, एंड जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है सारे अपने हाइड्रोलाइसिस की क्लास में आते हैं. देन लाइजेस. लाइजेस भी क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन ही करवाते हैं बट वाटर की एब्सेंस में. फॉर एग्जांपल एल्डोलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस. कार्बोनिक एनहाइड्रेस याद रखना, इट इज़ द फास्टेस्ट एंजाइम. सबसे ज़्यादा फास्ट वर्क करने वाला एंजाइम ये ही है. देन नेक्स्ट इज आइसोमरेज. आइसोमेरिज्म सबने पढ़ा है. तो आइसोमरेज का काम क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का आइसोमेरिज्म बनाना. जैसे कि ग्लूकोज, बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा अवॉइड करना. जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज अगर आपने लिया है सिस्टम में एंड उसमें आपने आइसोमरेज एंजाइम डाल दिया, आइसोमरेज एंजाइम डाल दिया, तो अब ये क्या करेगा, ग्लूकोज का आइसोमर बना देगा. जैसे मान लो फ्रक्टोज, ग्लूकोज का फ्रक्टोज बना देगा. इसका एग्जांपल फॉस्फो फ्रक्टो आइसोमरेजेस. फॉस्फो फ्रक्टो आइसोमरेजेस. और ये भी है शायद रेस्पिरेशन चैप्टर, जितने भी इसमें एंजाइम का नाम बता रही हूँ ना, मैक्सिमम तो रेस्पिरेशन चैप्टर एंड प्लांट फिजियोलॉजी के ही है. सो फॉस्फो फ्रक्टो आइसोमरेजेस भी उसी चैप्टर में आता है. देन लाइगेजेस. लाइगेजेस का काम क्या होता है, किसी चीज़ को जोड़ना, 2-3 मॉलिक्यूल्स को जोड़ के कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना देना. जैसे डीएनए लाइगेज, रुबिस्को, पेप्केज. डीएनए लाइगेज तो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाई है, जिसने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जब ट्वेल्थ का सिलेबस जब पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी तो वहाँ पर आएगा. देन एंजाइम के टाइप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. देखो, या तो एंजाइम जो है वो सिंपल प्रोटीन हो सकते हैं जिससे अपन सिंपल एंजाइम कहते हैं, जैसे ट्रिप्सिन. या फिर एंजाइम जो है प्रोटीन के साथ साथ कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट कैरी करता हो जो कि मिलकर फिर एंजाइम की तरह एक्ट करे, जैसे कि जिसको अपन कहते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम, या फिर होलो एंजाइम, या फिर होलोजाइम. अगर कहीं होलो एंजाइम की जगह होलोजाइम लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, सेम ही चीज़ होती है. इसमें जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको अपन एपो एंजाइम या फिर एपोजाइम कहते हैं, एंड जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है अपन उसको कोफैक्टर कहते हैं. अब ये जो कोफैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम को फंक्शनल बनाने के लिए. एंजाइम की फंक्शनैलिटी कहाँ से आती है, कोफैक्टर से ही आती है. बिना कोफैक्टर के एंजाइम वर्क नहीं करता है. तो ये जो कोफैक्टर है ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं. अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जुड़ा है तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर, और अगर इनऑर्गेनिक जैसे मेटल आयन वगैरह जुड़े हैं तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर. ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी 2 टाइप के हो सकते हैं, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप. कोएंजाइम लूजली बाउंड होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होते हैं. इनऑर्गेनिक मेटल आयन में भी, अब ये जो इनऑर्गेनिक मेटल आयन है बेसिकली कोई भी ऐसा मेटल का आयन जैसे क्लोराइड आयन हो गया, जिंक आयन हो गया, ये क्या करते हैं, एंजाइम के साथ जाके बाइंड करते हैं. एंजाइम अपना फंक्शन करता है, वर्क परफॉर्म करता है, एज सिंपल एज दैट. तो क्लोराइड आयन जो है वो सिल्वरी अमाइलेज का क्या है, कोफैक्टर है. जिंक आयन जो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस हो गया, ऐसे एंजाइम के लिए कोफैक्टर की तरह एक्ट करता है. अब एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टी देख लो. एंजाइम के बेसिकली दे आर बायोकैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं. अब कैटलिस्ट और एंजाइम में डिफरेंस क्या होता है, तो एक मेन डिफरेंस तो यही है कि कैटलिस्ट जो है ये नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों में हो सकते हैं. नॉन लिविंग में अपन मानते हैं, एंजाइम जो है वो लिविंग सिस्टम में होते हैं. कैटलिस्ट मल्टीपल रिएक्शंस में में पार्ट ले सकते हैं, मल्टीपल रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकते हैं. लेकिन जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक होते हैं, हर रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर सकते. हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, मतलब वो एंजाइम जो है वो उसी रिएक्शन में पार्ट लेगा, किसी दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो ये डिफरेंस होता है कैटलिस्ट एंड एंजाइम में. तो एंजाइम क्या है, बेसिकली बायो कैटलिस्ट है जो कि अपने बॉडी के या फिर लिविंग सिस्टम के रिएक्शंस में पार्ट लेता है. हाँ, एक चीज़ और कि एंजाइम रिएक्शन में जब पार्ट लेता है तो वो सिर्फ रिएक्शन परफॉर्म करवाता है, खुद एंजाइम में कोई चेंज नहीं आता. एंजाइम रिएक्शन करवा के फिर वापस हट जाता है, जैसा था वैसा ही रहता है, कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन में. ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो सारे ही एंजाइमेटिक है, यानी कि कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जो बिना एंजाइम के रन हो रहा हो. सभी रिएक्शन में कोई ना कोई एंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट ले ही रहा होता है. अब एज आई सेड कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन है,
बट प्रोटीन भी तो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री प्रोटीन हो गया, 2 डिग्री प्रोटीन हो गया, प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऐसे। तो एंजाइम कौन सा प्रोटीन होता है? एंजाइम होता है टर्शरी प्रोटीन। देखो टर्शरी प्रोटीन जो है ना वो थोड़ा सा गुच्छे जैसा ऐसा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण ऐसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनने के कारण इसमें एक्टिव साइट का फॉर्मेशन होता है। उन एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है एंड अपनी रिएक्शन कैरी आउट होती है। तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन तो है, लेकिन कैसे प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, या फिर उसको टर्शरी या फिर 3 डिग्री प्रोटीन कहा जा सकता है, जिसके कारण उसमें एक्टिव साइट बनती है, उन एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम जैसा बना के रखा है, जैसे मान लो ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये इस एंजाइम की एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट पे ये सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बाद में जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। जैसे एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, प्रोडक्ट अपना अलग निकल जाएगा एंड एंजाइम अपना वैसे का वैसा ही रहेगा। एंजाइम ना ही कंज्यूम होगा, ना ही उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, एंजाइम वैसे का वैसा ही रहेगा। इसका ग्राफ देख लो। एंजाइम बेसिकली वर्क कैसे करता है? जैसे मान लो ये अपना सबस्ट्रेट है, इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको चेंज होना है किस में? प्रोडक्ट में। तो इसका प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब क्या अपनी बॉडी के पास इतनी सारी एनर्जी है कि ये हर एक सबस्ट्रेट को इतनी सारी एक्टिवेशन एनर्जी दे सके? ऑब्वियसली नहीं। अपनी बॉडी अगर हर एक सबस्ट्रेट को इतनी सारी एनर्जी देने लग गई तो ऐसे तो फिर अपनी बॉडी में एनर्जी ही नहीं बचेगी। तो एंजाइम क्या करता है? इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जो एनर्जी यहाँ थी उसको कम करके यहाँ पे लेके आ गया एंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम ने इतनी कम कर दी। ये जो पहला वाला ग्राफ दिखा रहा है, इसमें रिएक्शन विदाउट एंजाइम अपन बता रहे हैं अपन को इतनी सारी एनर्जी लगेगी, एंड दूसरे में अपन बता रहे हैं विथ एंजाइम अपन को सिर्फ इतनी सी एनर्जी देनी पड़ेगी एंड अपना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिशन स्टेट या फिर ट्रांजिएंट स्टेट। ये वो स्टेट होती है जहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है। ये बहुत ही अनस्टेबल स्टेट होती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी अगर हाई होगी तो कोई भी कंपाउंड स्टेबल नहीं रहेगा, उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अनस्टेबल कंपाउंड बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनता है एंड ट्रांजिएंट स्टेट क्रॉस करने के बाद अपना प्रोडक्ट फॉर्मेशन चालू हो जाता है। तो एक सिंपल सी इक्वेशन देख लो कि सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए क्या लगता है? इसको एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। बट अगर अपन को रिवर्स करना है ये रिएक्शन, अपन को प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट में अगर चेंज करना है तो अपन को एक्टिवेशन एनर्जी तो लगेगी ही लगेगी, साथ साथ में सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट का जो एनर्जी डिफरेंस है, सबस्ट्रेट की एनर्जी यहाँ थी, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ है, तो सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी का जो एनर्जी डिफरेंस है अपन को पहले वो भी देना पड़ेगा। अपन यहाँ से यहाँ आ रहे तब तो ठीक है, अपन को सिर्फ क्या देनी पड़ेगी? एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अगर अपन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो अपन को पहले यहाँ से तो यहाँ पहुँचना पड़ेगा, जहाँ पे अपना प्रोडक्ट है वहाँ से पहले सबस्ट्रेट के लेवल पे पहुँचना पड़ेगा, फिर एक्टिवेशन एनर्जी लेके अपन को सबस्ट्रेट तक जाना पड़ेगा, सबस्ट्रेट बनना पड़ेगा। अब एंजाइम का फंक्शन मतलब एंजाइम कैसे वर्क करता है वो डिफाइन करते हुए कुछ 1-2 हाइपोथेसिस वगैरह दी थी, जिसमें से अपन को 2 पढ़नी है। लॉक-इन की एंड एक और होता है इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। लॉक-इन की हाइपोथेसिस एमिल फिशर ने दी थी, इस पे क्वेश्चन भी आया है, इस पे क्वेश्चन भी आया है आईआईटी में लॉक-इन की हाइपोथेसिस पे। इसमें एमिल फिशर क्या कहता है कि एंजाइम जो है उसका कुछ पर्टिकुलर शेप रहता है, उस शेप के साथ जिस सबस्ट्रेट का शेप मैच कर जाए वो रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है। यानी कि एंजाइम का जैसे मान लो एंजाइम ताला है, सबस्ट्रेट चाबी है, तो हर एक ताले के लिए एक पर्टिकुलर शेप की, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की चाबी होती है। वो चाबी जिस ताले में फिट हो जाए वो चाबी उस ताले की हो जाती है। तो वैसे ही एमिल फिशर ने कहा कि ये अपना एंजाइम है, ये अपना सबस्ट्रेट है,
जो सबस्ट्रेट जिस एंजाइम के स्ट्रक्चर, जिस एंजाइम के शेप के साथ बाइंड हो सके, या फिर जिस एंजाइम में जिस सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर की एक्टिव साइट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करके रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आती है कि ऐसे तो फिर बहुत सारे कंपाउंड्स अपन को मिल जाएंगे जिनका जो शेप है किसी पर्टिकुलर एंजाइम के सबस्ट्रेट के शेप के साथ मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने 4 सबस्ट्रेट बना दिए, ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये रियल सबस्ट्रेट है, लेकिन इसका ये जो कॉनिकल पार्ट है, ऐसा पार्ट तो बहुत सारे सबस्ट्रेट में है, इस पार्ट में भी है, इस सबस्ट्रेट में भी है, इस सबस्ट्रेट में तो दो पार्ट है। ये आगे से भी बाइंड हो सकता है, पीछे से भी बाइंड हो सकता है, इसका भी पीछे वाला पार्ट कॉनिकल है, इसका भी पीछे वाला पार्ट कॉनिकल है। तो क्या ये सारे बाइंड होके सारे सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं? नहीं, बाइंड तो सारे हो सकते हैं लेकिन सारे प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो लॉकेन की मॉडल के अकॉर्डिंग ही एक टाइप का इनिबिशन होता है जिससे अपन कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे ये सारे बाइंड तो हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो वही होता है, अगर मान लो सबस्ट्रेट के जैसा दिखने वाला कोई दूसरा कंपाउंड आ जाए तो वो एंजाइम के साथ बाइंड होकर बैठ जाता है, ना ही वो प्रोडक्ट बनाता है, ना ही वो सबस्ट्रेट को बाइंड होने देता है। दैट इज़ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अभी आगे और पढ़ेंगे। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो अपनी एक्टिव साइट है वो स्टैटिक है, यानी कि जैसी है वैसे ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन एक और हाइपोथेसिस दी कॉशलैंड ने, इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म, जिसके अकॉर्डिंग अपनी जो एक्टिव साइट है वो डायनेमिक है। कॉशलैंड कहते हैं कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिव साइट चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने एंजाइम की एक्टिव साइट कॉनिकल बनाई है, लेकिन मान लो जो सबस्ट्रेट है वो राउंड शेप का है, तो एंजाइम अपनी एक्टिव साइट राउंड शेप का कर लेगा और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा। तो ये एंजाइम है अपना, ये इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो गया। तो अपनी जो कॉशलैंड के अकॉर्डिंग अपनी जो एक्टिव साइट है वो डायनेमिक है, यानी कि एंजाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। अब ऐसा क्या हर सबस्ट्रेट के साथ पॉसिबल है? नहीं, सबस्ट्रेट जैसे दिखने वाले बहुत से कंपाउंड्स आके बाइंड हो सकते हैं। तो क्या हर किसी के साथ रिएक्शन हो जाती है? नहीं, हर किसी के साथ रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज एक प्रकार से ना आइडेंटिटी होती है हर एक एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ। जैसे मान लो तुम जब स्कूल जाते थे तो गेट पे तुमसे क्या मांगा जाता है? आईडी कार्ड, कि तुम्हारे पास अगर आईडी कार्ड है तो तुम्हें अंदर जाने दिया जाएगा, आईडी कार्ड अगर नहीं है तो तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो वो क्या हो रही है? वो जान पहचान हो रही है। तो मान लो अगर कोई दूसरा बच्चा तुम्हारे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट जैसा गेटअप बना के अगर चला जाए, तो क्या उसको स्कूल के अंदर एंट्री दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? उसके पास आइडेंटिटी नहीं है। तो यही चीज़ होती है कि एंजाइम के साथ कोई दूसरा कंपाउंड, सबस्ट्रेट जैसा दिखने वाला कोई दूसरा कंपाउंड आके बाइंड तो कर सकता है लेकिन रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके पास वो आइडेंटिटी नहीं है। नाउ आ जाओ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स। टेम्परेचर, पीएच, ये सारे अफेक्ट कर सकते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। टेम्परेचर अगर देखें तो एंजाइम जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही वर्क करता है, जो कि है 25 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमंस के लिए 35 डिग्री सेल्सियस है, बिकॉज ऑब्वियसली अपनी बॉडी का टेम्परेचर जितना है उतना ही टेम्परेचर अपने एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम होगा। अगर 25 से कम टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर 40 से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम डी नेचर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटीन है तो प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा, प्रोटीन डी नेचर हो जाएगा तो एंजाइम ही नहीं बचेगा, एंजाइम खत्म। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिल्कुल थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एंजाइम डी नेचर हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ज़रा सा भी टेम्परेचर बढ़ा दिया, 1-2 डिग्री भी बढ़ा दिया तो एंजाइम डी नेचर हो गया। ये तब होता है जब अपन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। तो अगर अपन टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ाए, बहुत ज़्यादा ना बढ़ा के अगर अपन थोड़ा थोड़ा बढ़ाए, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने मान लो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या एंजाइम डी नेचर हो जाएगा? नहीं, एंजाइम का इनफैक्ट फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा? हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज पे एंजाइम की जो एक्टिविटी है, जो रिएक्शन है, उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अगर कोई एंजाइम मान लो 30 डिग्री पे वर्क कर रहा है, तुमने अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसके जो वेलोसिटी चल रही होगी उस रिएक्शन की, वो डबल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो वेलोसिटी डबल 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 होती जाएगी, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो वेलोसिटी डबल होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एंजाइम डी नेचर हो जाएगा। इसको ग्राफ से भी समझ लो
कि मान लो ये वेलोसिटी चल रही है, ये इस एक्सिस पे अपन ने वेलोसिटी ली रिएक्शन की, इस एक्सिस पे अपन ने टेम्परेचर लिया, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एंजाइम की रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम आने के बाद रिएक्शन की वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। हाईएस्ट वेलोसिटी कहाँ होगी? ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। तो ये जो ग्राफ आएगा वो बेल शेप्ड आएगा, यानी कि ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, कैसा आएगा? ऐसा, बेल शेप्ड। घंटी तो देखी होगी ना सबने। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, टेक पॉलीमरेज। वाई इज दिस एक्सेप्शन? बिकॉज ये जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है, ये एंजाइम निकाला जाता है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से, और ये बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स यानी कि जो एकदम गर्म पानी वाले तालाब वैसे होते हैं ना, वहाँ पे पाया जाता है। अब तुम ये सोचो कि वहाँ का टेम्परेचर कितना हाई होता है, 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पानी भाप बन के उड़ रहा होता है। ऐसी जगह पर भी थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया अगर लिविंग है, तो उसके अंदर का एंजाइम लिविंग नहीं होगा क्या? उसका अंदर का एंजाइम फंक्शनल नहीं होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, होगा। तभी तो वो बैक्टीरिया लिविंग है वहाँ पे, तभी तो वो बैक्टीरिया जिंदा है। तो जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है, ये अपना हाई टेम्परेचर पे भी, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकते हैं, इसलिए अपन इसको पीसीआर में भी यूज़ करते हैं। पीसीआर जिसको नहीं पता है तो यार जब अपना बायोटेक चैप्टर आएगा तो वहाँ पे पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ ही लेना। देन पीएच भी चाहिए रहता है। ऑप्टिमम पीएच पे ही एंजाइम वर्क कर सकते हैं, हर किसी पीएच पे कोई भी एंजाइम जाके वर्क नहीं करेगा। तो पीएच के बेसिस पे भी एंजाइम दो टाइप, मतलब जो एंजाइम है, ऐसे समझ लो कि जो एंजाइम सेल के अंदर पाए जाते हैं वो होते हैं एंडो एंजाइम, एंड जो एंजाइम सेल के बाहर पाए जाते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, वो होते हैं एक्सो एंजाइम। तो जो एंजाइम सेल के अंदर है, जो एंडो एंजाइम है, वो तो न्यूट्रल पीएच पे वर्क करते हैं, लेकिन जो एक्सो एंजाइम है वो वेरिएबल पीएच पे वर्क कर सकते हैं। जैसे सिलेवरी अमाइलेज 6.8 पे वर्क करता है, पेप्सिन अपने पेट में जो होता है 1.2 से 1.8 में वर्क करता है, ट्रिप्सिन 8 पीएच पे वर्क करता है। तो जो एक्सो एंजाइम है जो सेल के बाहर है, वो अलग अलग पीएच पे वर्क कर सकते हैं। इसका भी जो शेप बनता है वो, इसका भी जो ग्राफ का शेप बनता है वो बेल शेप्ड ही बनता है। एंड यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी देख के रखा है, एक साइड वेलोसिटी है रिएक्शन की, एक साइड पीएच बताना लिखा है, तो तुमको ये बताना है कि इनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा सिलेवरी अमाइलेज है, कौन सा पेप्सिन है, एंड कौन सा ट्रिप्सिन है। तो या तो कमेंट में बता देना, या फिर टेलीग्राम पे 1 2 3 करके बता देना कि पहला ये है, दूसरा वो है, तीसरा वो है। अब इसमें भी क्या है, ऑप्टिमम पीएच पे ही एंजाइम वर्क करेगा। सिलेवरी अमाइलेज 6.8 यानी कि इसके आसपास ही वर्क करेगा। अगर तुम बिल्कुल इसको 1 से 2 पीएच पे लेके चले जाओ, या फिर 10 20 तो नहीं है, 10 11 पीएच पे लेके चले जाओ और कहो कि ये वर्क करे, तो वैसे नहीं करेगा, 6 के आसपास ही वर्क करेगा। देन नेक्स्ट होती है कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? जैसे मान लो तुम कहीं पे एंजाइम एक्टिविटी करवा रहे हो, तो पहले जब तुमने सबस्ट्रेट दिया एंजाइम को, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन बढ़ाई, तो एक टाइम तक तो ऐसा होगा कि सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि वेलोसिटी तो बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, फिर एक टाइम आएगा जब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, जिसे अपन कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन। और इसी के हाफ को अपन कहते हैं वी मैक्स बाय 2, यानी कि हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन। जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल है एंजाइम के, तुमने 10 मॉलिक्यूल दिए सबस्ट्रेट के, फिर 20 दिए तो वेलोसिटी बढ़ी, फिर 30 दिए वेलोसिटी बढ़ी, ऐसे करते करते 40 50 60 दिए तो वेलोसिटी बढ़ी। अब तुमने 100 दे दिए तो वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम हो गई। 100 एंजाइम में 100 के 100 एंजाइम प्रोडक्ट बनाने में लगे हैं, तुमने 200 दे दी, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन 300 400 दे दी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हो चुकी है, इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं जाएगी। अब कंसेप्ट क्या है कि जिस पार्ट पे मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी अटेन हुई होगी, उस पे जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है उसको अपन कहते हैं केएम वैल्यू या फिर केएम कंसंट्रेशन। नाउ व्हाट इज केएम? बेसिकली इसको कहते हैं मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट, जो कि वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पे हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि वी मैक्स बाय 2 अटेन हो जाती है। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो केएम वैल्यू है वो टर्नओवर नंबर के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, ये पॉइंट मेरे को बाद में समझाना चाहिए था, पहले मेरे को ये नीचे वाला पॉइंट समझाना चाहिए था।
कि जो Km वैल्यू है वो कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। Km वैल्यू कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियसली Km वैल्यू अपनी कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए? मान लो तुम और तुम्हारा कोई फ्रेंड मिलके रेस लगा रहे हैं, 100 मीटर की रेस है, ठीक है। अब तुमने 2 मीटर कवर करने के बाद ही तो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे आ गए, यानी कि 1-1.5 मीटर के अराउंड तुम अपनी हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी पे रहे होगे। हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी वाले कंसिडरेशन को Km कहते हैं, इसीलिए हाफ मैं कंसिडर कर रही हूँ। तो सपोज तुम 2 मीटर भागने के बाद ही तुमने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली, और तुम्हारा जो फ्रेंड है वो 50-60 मीटर पर जाने के बाद मैक्सिमम वेलोसिटी पे आ रहा है, तो ये बताओ कि जीतेगा कौन? ज़्यादा फास्ट वेलोसिटी किसकी होगी? ज़्यादा जल्दी एंड पॉइंट पे कौन पहुंचेगा? ऑब्वियसली जिसने कम टाइम में ही अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली। तो कौन सा एंजाइम ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा जिसने कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर ही मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली? इसीलिए Km वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए। कम Km वैल्यू होगी तो ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होगी। इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि जो Km वैल्यू है वो टर्नओवर नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले टर्नओवर नंबर मतलब ऐसे समझ लो कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के बन रहे हैं। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के बन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन वी मैक्स वैल्यू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की कम होगी, यानी कि Km वैल्यू कम होगी, यानी कि कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर ही ज़्यादा वेलोसिटी अटेन हो गई, इसीलिए ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए टर्नओवर नंबर ज़्यादा है। आई होप से समझ आ गया होगा। मैं बहुत ज़्यादा वहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही, नहीं तो फिर तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगर ना समझ आया तो बोल देना, ग्रुप पे टेले पे पूछ लेना, मैं एक बार वहाँ पे भी बता दूँगी। और देन नेक्स्ट है एंजाइमेटिक इनहिबिशन। 2 टाइप के इनहिबिशन होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो एक इनहिबिशन जो है वो अपने लॉग-इन की हाइपोथेसिस के बेसिस पे है, एंड दूसरा जो है अपनी इंड्यूस फिट मैकेनिज्म के बेसिस पे है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि कोई भी एंजाइम है उसके सबस्ट्रेट जैसा दिखने वाला कोई दूसरा कंपाउंड आकर बाइंड कर जाए, दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही एग्जांपल दिया था ना, लॉग-इन की हाइपोथेसिस जब समझा रही थी, तो वहाँ पे भी कि मान लो ये वाला जो है ये रियल सबस्ट्रेट है, लेकिन इस कॉनिकल शेप जैसे दिखने वाले जगह पे तो ये वाला भी आके बाइंड कर सकता है, ये वाला भी आके बाइंड कर सकता है, ये वाला भी आके बाइंड कर सकता है। तो रियल ने तो बाइंड कर ही लिया, रियल तो प्रोडक्ट में बन ही रहा है, लेकिन ये सारे आके बाइंड करके बैठ गए। अब ये बाइंड तो करके, लेकिन ये प्रोडक्ट बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, बैठे हुए हैं बस। एंजाइम को इन्होंने एक प्रकार से बिजी कर लिया, ना एंजाइम को काम करने दे रहे हैं, ना सबस्ट्रेट को आके बाइंड होने दे रहे हैं, कुछ ही नहीं होने दे रहे, फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन अगर कोई इनहिबिटर आ गया तो प्रोडक्ट नहीं बनता है। इससे होता क्या है, इससे एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? असर ये पड़ेगा कि अपन क्या करते हैं, जैसे जब अपनी मान लो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, कोई दूसरा कंपाउंड आके बाइंड होकर बैठ गया, अपन को अगर उसको हटाना है तो अपन क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे क्लास में अगर कोई टीचर आए और बोले कि तुमको आज मैं पढ़ाऊँ या आज मैं गेम्स खिलाऊँ, तो अगर 5 बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ा दो और 50 बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर गेम्स खिला दो, रही मैम गेम्स खिला दो, क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसकी चलेगी। तो अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है, कोई कंपाउंड आके इनहिबिट करके बैठ गया एंजाइम को, तो वो कंपाउंड तो काम नहीं करने दे रहा एंजाइम को। तो अगर तुम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो किसकी सुनी जाएगी? सबस्ट्रेट की सुनी जाएगी। उस इनहिबिटर को वहाँ से हटना पड़ेगा, उस इनहिबिटर को अपन वहाँ से हटा सकते हैं, तो अपन को सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एंड जिसमें अपन को इनहिबिटर को अगर रिमूव करना है तो अपन को सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है। अब अगर अपन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो Km वैल्यू क्या थी? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ही तो थी, वो कंसंट्रेशन जहाँ पे अपन Vmax/2 अटेन कर रहे हैं।
तो अगर तुमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो Vmax/2 तो सेम रहेगा, लेकिन सबस्ट्रेट का जो Km वैल्यू थी वो बढ़ जाएगी। तो उससे यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि Vmax तो सेम रहेगा, लेकिन Km वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जिस पे Vmax/2 अटेन हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। पहले अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल से सबस्ट्रेट के, अब तुमको 200 300 400 देने पड़ेंगे, तो Km वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, बाकी सब सेम रहेगा। इसके एग्जांपल देख लो। तो एक सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज करके एंजाइम है जिसका सबस्ट्रेट सक्सिनेट है, लेकिन इनहिबिटर क्या है, मेलोनेट। सक्सिनेट की जगह मेलोनेट आके बाइंड हो जाता है, रिएक्शन परफॉर्म नहीं होने देता। एक और ऐसे ही एंजाइम है अपने लिवर में पाया जाता है, इथाइल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, जिसका सबस्ट्रेट क्या है, इथाइल अल्कोहल, और इसका इनहिबिटर क्या है, मिथाइल अल्कोहल। अब होता ये है कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो अगर इथाइल अल्कोहल कंज्यूम करने जा रहे हैं और उनको अडल्टरेटेड मिलावट वाला मिथाइल अल्कोहल दे दिया जाए, तो उनने तो कंज्यूम कर लिया अल्कोहल, उनके लिवर में जाके, जब अल्कोहल अपने लिवर में ही तो जाके होता है, तो जब उनके लिवर में अल्कोहल जाएगा, मिथाइल अल्कोहल जाएगा, तो जो जगह इथाइल अल्कोहल की थी उस जगह पे जाके मिथाइल अल्कोहल बैठ जाएगा। तो इथाइल अल्कोहल क्या नहीं हो पाएगा, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। अब इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो मैंने बताया ना कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दो। तो जो व्यक्ति इथाइल की जगह मिथाइल अल्कोहल पी के बैठा है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसको इथाइल अल्कोहल का ड्रिप चढ़ा देता है, इंट्रावेनसली इथाइल अल्कोहल दे देते हैं, ताकि जल्दी से जल्द इथाइल अल्कोहल वहाँ पे पहुँचे। इथाइल अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मिथाइल अल्कोहल ऑब्वियसली अपनी साइड से हट जाएगा। तो मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस होता है, तबीयत खराब हो जाती है जो इथाइल की जगह मिथाइल पी लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल। तो दैट्स इट। हाँ, एक और एग्जांपल है फॉलिक एसिड सिंथेटेज। एक बैक्टीरिया होता है, उसमें फॉलिक एसिड की रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए उस बैक्टीरिया में एंजाइम होता है फॉलिक एसिड सिंथेटेज। इस एंजाइम को फॉलिक एसिड बनाने के लिए किस सबस्ट्रेट की ज़रूरत पड़ती है, पैरा अमीनो बेंजोनोइक एसिड। अब मान लो वो बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में आ गया, क्या तुम चाहते हो कि वो बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में आके फॉलिक एसिड बनाते रहे, तुमको इन्फेक्शन कॉज करते रहे? नहीं, अपन नहीं चाहते। तो व्हाट डू वी डू कि वो बैक्टीरिया अपनी बॉडी में आ गया, अब उसका जो सबस्ट्रेट है पाबा, उसकी जगह एक इनहिबिटर अपन दे देते हैं, सल्फा ड्रग्स। जिससे होता क्या है कि अपनी बॉडी में वो बैक्टीरिया फॉलिक एसिड जो बना रहा होता है, वो पाबा की जगह उसके एंजाइम में सल्फा ड्रग्स आके ऐड हो जाते हैं। वो क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है रिएक्शन। सल्फा ड्रग्स आके कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा, रिएक्शन इनहिबिट कर देगा, तो फॉलिक एसिड नहीं बन पाएगा। फॉलिक एसिड नहीं बन पाएगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा तो तुम इन्फेक्शन फ्री हो जाओगे। देन नेक्स्ट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो था वो रिवर्सिबल था, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इरिवर्सिबल होता है। पूरी तरीके से नहीं होता है बट होता है, खासकर तब जब, अच्छा पहले समझ लो होता है क्या है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। होता ये है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी जगह किसी दूसरी एक्टिव साइट पे कोई दूसरा इनहिबिटर आके बाइंड कर जाता है और एंजाइम का शेप चेंज करवा देता है। अपन ने इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म में पढ़ा था ना कि सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एंजाइम अपना शेप चेंज कर लेता है, तो यहाँ पे वही होता है। जैसे मान लो ये एक्टिव साइट थी एंजाइम की, ये किसी दूसरी एक्टिव साइट पे, जिसको अपन एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, किसी दूसरी एक्टिव साइट पे जाके अपना इनहिबिटर बाइंड कर गया, तो अब वो एंजाइम को ना तो सबस्ट्रेट से बाइंड होने देगा, ना ही वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ना ही वो वहाँ से निकल के जाएगा। तो जब ये जो बाइंडिंग है, ये जब ये बहुत ज़्यादा टाइट बाउंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो जाती है, तब ये रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल हो जाती है। अगर लूज बाइंडिंग है अगर लूज बाइंडिंग है तब तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर टाइट बाउंडिंग है तो बिल्कुल इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। इसका ग्राफ देख लो। इसमें होता है क्या है कि अपन, अब देखो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सबस्ट्रेट की जगह किसी दूसरी एलोस्टेरिक साइट पे, एक्टिव साइट पे इनहिबिटर आके बाइंड करके बैठा है।
अब तुम कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ा दो सबस्ट्रेट की, रिएक्शन में वो एंजाइम अपार्ट नहीं ले पाएगा। तो Km वैल्यू तो सेम रहती है। क्यों? क्योंकि Km वैल्यू बढ़ा के कम करके सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा के या कम करके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो क्या होता है, Km वैल्यू तो सेम रहती है, लेकिन जो Vmax/2 है, हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, वो कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? मान लो पहले इतनी थी इसकी Vmax वैल्यू और इतनी थी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसको हटा दो। इतनी Vmax वैल्यू थी, इतनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब एंजाइम इनहिबिटर आ गया, एंजाइम के साथ बाइंड कर गया। मान लो 10 में से 5 एंजाइम के साथ तो इनहिबिटर बाइंड करके रखा है, सिर्फ 5 एंजाइम है जो कि रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो भी कम हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी भी नीचे आएगी। जो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ था वो भी नीचे आएगा, वो भी कम हो जाएगा, लेकिन Km वैल्यू सेम रहेगी। इसका कुछ एग्जांपल देख लो। तो इसका एग्जांपल है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसका इनहिबिटर क्या होता है? साइनाइड। अब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की जगह मतलब इस एंजाइम में सबस्ट्रेट की जगह अगर साइनाइड आके, इनहिबिटर आके अगर बैठ जाए तो परमानेंट वो बाइंड हो जाता है, यानी कि साइनाइड वहाँ से हटता नहीं है। अब साइनाइड हटेगा नहीं, रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? डेथ। कोई डाउट हो तो टेली पे पूछ लेना।